आज हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के तमाम वन लाइनर्स क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यानी कि तो व्यापार करने के लिए सबसे पहले भारत में जो समुद्री मार्ग से आए थे वो पुर्तगाली थे। समुद्री मार्ग से भारत आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे जो व्यापार हेतु आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत आया था? उसका भी जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का भारत आगमन 17 मई 1498 को होता है। वास्को डी गामा का भारत आगमन 17 मई 1498 को आता है और इसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन वहाँ का एक राजा था। जमोरिन उस राजा को कहा जाता था जो कि स्थानीय शासक भी था। जमोरिन ने कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फिर व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कोचीन या फिर कोची। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोची में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी। ये जितने भी प्रश्न है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्नवाल के पुस्तक के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? यानी कि पुर्तगालियों के तरफ से जो सर्वप्रथम वायसराय भारत में बना वो कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में भारत का वायसराय बनाया गया जो कि सर्वप्रथम वायसराय था पुर्तगाली के तरफ से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाली के तरफ से भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया वर्ष 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में भारत का वायसराय बनाया गया जो कि सर्वप्रथम वायसराय था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में तंबाकू एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू की खेती आरंभ की गई थी। तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा भारत में आरंभ की गई थी। इसके अलावा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाने का भी श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी वो 1556 ईस्वी में की गई थी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा ही। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था वो 1505 में भारत का गवर्नर जनरल बना था।
गवर्नर बना था, जो कि भारत का सर्वप्रथम गवर्नर था पुर्तगालियों की तरफ से। और इसने शांत जल की नीति लागू की थी, या फिर जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी जो है हिंद महासागर में लगाई गई थी। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों के द्वारा। उससे पहले डच पुर्तगालियों के तरफ से, और जितने भी यूरोपीय देश से लोग भारत में आए थे उनका एक नज़र देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ विभिन्न देशों के खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। जैसे भारत का खोज वास्को डिगामा किया गया था 1498 में। भारत का खोज वास्को डिगामा द्वारा किया गया था। अमेरिका जो है कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान के द्वारा की गई थी। केप ऑफ गुड होप या फिर अंतरिम आशा द्वीप की खोज बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की सबसे अंतिम बिंदु है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में। गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में बनाया गया था। नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में गोवा को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था पुर्तगालियों का। गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में बनाया गया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज अर्मेडा काफिला प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच जो थे वो कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने के लिए डचों का आगमन हुआ था, तो वो डच जो थे वो किस देश के निवासी थे? तो डच हॉलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में वो हॉलैंड अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में वो हॉलैंड अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कुछ इस प्रकार से है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो दी इंडिया भी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो दी इंडिया भी कहा जाता है, वो पुर्तगाल से आए थे 1498 में। पुर्तगाल से आए थे 1498 में एस्तादो दी इंडिया कंपनी, और सर्वप्रथम फैक्ट्री उन्होंने कोचीन में लगाया था। इसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई हुई कंपनी थी, और इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, और 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाया गया था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स हॉलैंड के निवासी आए थे, और 1602 में मसूलीपट्टनम ने इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित की थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी से थे। 1602 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से आए थे। 1616 में
हाँ, त्रैंकोम्बाड़ में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांस से आए थे और 1664 में इन्होंने अपने पहली फैक्ट्री का स्थापना किया था। और ये सूरत में 1664 में अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापना इन्होंने किया था। यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने का क्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर ब्रिटिश के लोग आते हैं, फिर डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली व्यापारियों का भारत आने के क्रम को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिसका नाम है पूड़ी में अंडे फंसे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में भी पुर्तगाली लोगों ने ही सबसे अंत में भारत को छोड़ा था 1961 ईस्वी में। यानी कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली ही थे और भारत से सबसे आखिरी में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हुआ था और पुर्तगालियों को जाने का क्रम 1961 रहा। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा। यानी कि डच एक ऐसे यूरोपीय देश थे जिन्होंने भारत में मसालों के जगह पर कपड़ों के निर्यात को सर्वोपरि रखा। डच जो थे उन्होंने मसालों की जगह पर कपड़ों के निर्यात को ज़्यादा प्राथमिकता दिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो डचों ने स्थापित की थी। यानी कि भारत भी उसमें पूंजी अपना लगाया था और डचों ने भी अपनी पूंजी लगाई थी, जिसे संयुक्त पूंजी कंपनी कहा गया। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? यानी कि बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेज के बीच 1759 में लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और ये युद्ध 1759 में डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध को बेदरा का युद्ध कहा गया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जिस समय हुआ था उस समय भारत का सम्राट अकबर हुआ करता था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था उस समय भारत का सम्राट अकबर हुआ करता था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में जो सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिक आया था वो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया था, जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक था और वो जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में आया था और जिसका उद्देश्य भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करना था। कैप्टन हॉकिंस भारत 1608 में आता है जहांगीर के शासनकाल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अस्थायी कारखाना 1611 में लगाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अस्थायी कारखाना 1611 में लगाया जाता है मछलीपट्टनम नामक जगह पर एवं प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में 2 साल के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में लगाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के
किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फर्रुखसियार द्वारा। हैमिल्टन द्वारा फर्रुखसियार को सफल उपचार किया गया था, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसने 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रदान कर दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है और विवाह में दहेज पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई शहर को सौंप दिया था और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सौंप दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। युद्ध का प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था और इस युद्ध को एक्स-ला-चैपेल संधि 1748 में खत्म की गई थी और इसका परिणाम कुछ नहीं निकला था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 में शुरू होता है और 1755 तक चलता है। द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख कारण कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध था और इस युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि के साथ होती है 1755 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच होता है। प्रमुख कारण इस युद्ध का सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत खत्म होता है 1763 ईस्वी में और इसका परिणाम फ्रांस की पराजय होती है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। प्रमुख शहरों के संस्थापक की यदि बात की जाए तो कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चेरनॉक को माना जाता है। कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चेरनॉक को माना जाता है। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। नई दिल्ली का संस्थापक एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर को माना जाता है। नई दिल्ली का संस्थापक एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को माना जाता है। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। मुंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? यानी कि यूरोप वासी जो सोडा और अफीम की प्राप्ति करते थे वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो यूरोप वासियों के लिए सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों के लिए सोडा और अफीम की प्राप्ति बिहार से की जाती थी। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी?
फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में शुरू की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में शुरू की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रैंक कैरो के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी 1668 में। प्रथम फ्रांसीसी कंपनी 1668 में सूरत में स्थापित की जाती है फ्रैंक कैरो के द्वारा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई का किला कहाँ बनवाया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई का किला पौंडीचेरी में बनवाया गया था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई का किला पौंडीचेरी में बनाया गया था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। बांडीवास का युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच होता है 1760 में। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है। इसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक लड़ा गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 तक लड़ा गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सैपिल की संधि से समाप्त हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी के संधि से समाप्त हुई थी और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुई थी।